गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज बारी है न्यूमेरिकल्स बिलोंगिंग टू द प्रीवियस टॉपिक, और प्रीवियस टॉपिक था हमारा दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आज इसी के न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 8.35 ग्राम पर लीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8.35 ग्राम पर लीटर, और हमने केएसपी निकालना है। आज सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने ऐसा लिया है ताकि पिछले टॉपिक का आपका रिवीजन भी हो जाए, और उसके बाद लेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स न्यूमेरिकल्स। चलिए भाई, ये जो क्वेश्चन है हमने दो लेवल पे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका पिछले लेक्चर में आपको बताया। पहला तरीका है, अगर आप सीबीएसई क्लास 12 तक अपियर हो रहे हैं तो उसका तरीका हमने बताया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी डालते ही डिसोशिएट होगा। जैसे ही पानी हम डालेंगे डिसोशिएट होगा मैग्नीशियम आयंस में, प्लस देगा हमें 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन। पहला तरीका ये है। अब इसमें आपको केएसपी निकालना है। प्यारे बच्चों, जब जब केएसपी निकालना होता है सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं केएसपी का इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब कैसे डेराइव करते हैं भाई? हम जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंपाउंड होता है। इसका मतलब अगर सी डालेंगे तो सी का सी नहीं घुलेगा, उसमें से जितना पार्ट टूटेगा उतना ही सॉल्युबल होगा। अब मान लो सी में से टूटा एस, अब जितना टूटा वही सॉल्युबिलिटी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी है एस। ये 1 मोल टूटेगा 1 मोल बनेगा, ये भी हो जाएगा एस। क्लियर है? और अगर ये 1 मोल टूटेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन 2 मोल बनेंगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन भी आप कह सकते हो, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2s। अब केएसपी का एक्सप्रेशन आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मे बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। तो यहां पर आपने प्रोडक्ट लेना है ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, और जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको आप पावर में ले जाएंगे। अब मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन या उसकी सॉल्युबिलिटी एक ही बात है, जितना आयन पानी में है वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है और वही उसकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी भी है। कितना है? S। ये कितना हो जाएगा? 2s होल स्क्वायर। सीधा सीधा KSP का फॉर्मूला आपके पास हो गया, दैट इज फॉर्मूला फॉर KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया। ये बिल्कुल सबसे पहला तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप KSP निकाल सकते हैं। पहला काम ही डेरिवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट होमवर्क भी दिए थे, और होमवर्क ये दिया था, यद्यपि आपके ध्यान है तो हमने होमवर्क आपको दिया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, इनके आपको KSP और सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में फॉर्मूले डेराइव करने थे। सो बेटा फॉर्मूला हो गया KSP इज इक्वल टू दैट इज 4s होल क्यूब। अब S का मतलब सॉल्युबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। S का मतलब यही है, S का मतलब यही है। लेकिन बच्चों याद रखो, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन है S, मोलर कंसेंट्रेशन। आप जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो मोल्स पर लीटर में लेंगे। अब आप जानते हैं यहां पर आपको मोलर कंसेंट्रेशन, इसकी सॉल्युबिलिटी जो आपको दे रखी है वो ग्राम पर लीटर में दे रखी है। S आपको दिया हुआ है 8.35 ग्राम पर लीटर आपको दिया हुआ है। सो बेटा याद रखो, यहां पर आप या यहां पर आप कभी भी ग्राम पर लीटर नहीं डालेंगे। आपको जो कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी जो भी आपको लेना होता है वो मोल्स पर लीटर में लेना होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है
कि आपको जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है वो ग्राम पर लीटर में दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, इनके अगर मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा सीधा, जैसे ही मॉलिक्यूलर मास से आप इसको डिवाइड करोगे, 58 से आप डिवाइड करोगे, 58 इसका मॉलिक्यूलर मास है, जैसे ही आप इससे इसको डिवाइड करते हो, इससे आप इसको डिवाइड करते हो, सॉल्युबिलिटी आ जाती है, दैट इज 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। इस प्रकार आप इसका ध्यान रखेंगे, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी इतने मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अब आपने एस की वैल्यू आपके पास आ गई है मोल्स पर लीटर में, कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी, आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर है वही उसकी सॉल्युबिलिटी भी है, तो कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी आपने मोल्स पर लीटर में लेनी है। अब बस यहां पर आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई एस की वैल्यू यहां से आप पुटअप कर देंगे। क्लियर है, वैल्यू कितना है 1.4 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 10⁻⁻⁴, और आंसर आपके पास आएगा जब इसे आप सॉल्व करोगे 1.19 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। ये आपके पास आंसर बच्चों आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर हम एमसीक्यूज लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर आपको दिया हुआ हो, सबसे पहले आप केएसपी और सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में फॉर्मूला डेराइव करेंगे। पहला तरीका तो यही है, कंसंट्रेशन सी है, उसमें से एस सॉल्युबल है, तो एस सॉल्युबिलिटी होगी मैग्नीशियम आयन की, 2s सॉल्युबिलिटी होगी हाइड्रोक्साइड आयन की। आप वैल्यूज पुट करेंगे और केएसपी और सॉल्युबिलिटी में आप एक फॉर्मूला लेकर आएंगे। अगर आप आईआईटी जेईई और नीट में तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह बताया था, अगर किसी भी कंपाउंड का उसके केएसपी और सॉल्युबिलिटी में अगर फॉर्मूला डेराइव करना हो तो एक तरीका तो ये पूरा रिएक्शन बना के है और एक तरीका बिल्कुल डायरेक्ट है। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, और फॉर्मूला कुछ बच्चों इस प्रकार है, केएसपी इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई रेज टू द पावर वाई मल्टीप्लाइड बाई सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई। ये नंबर ऑफ एटम्स हैं फर्स्ट एलिमेंट के, दूसरे एलिमेंट के, x और y। हमारे पास यहां मैग्नीशियम का एक एटम है, तो 1 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, हमारे पास OH की 2 हैं, तो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया 4s³। तो आप क्या करें, आपकी इच्छा है, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, ये आप पर डिपेंड करता है। आप शॉर्टकट लगाएं, आप लॉन्ग कट लगाएं, मर्जी आपकी है। एक बात का ध्यान रखें, जो यहां पर आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डाल रहे हैं वो मोल्स पर लीटर में होनी चाहिए। अगर ग्राम पर लीटर में गिवन है तो उसे पहले मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद उस वैल्यू को यहां पर डालोगे। आशा करते हैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है, लो स्क्रीनशॉट करते हैं इसको खटैक सिरप। अब बारी है जो कॉन्सेप्ट आपको आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पढ़ाया जा रहा है, इसके एप्लीकेशन की बारी है। प्यारे बच्चों, हेडिंग है हमारा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन ही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहली एप्लीकेशन क्या है, प्रिडिक्टिंग अबाउट प्रेसिपिटेशन। हम केएसपी और आयनिक प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज अगर हमें गिवन है तो हम किसी सॉल्यूशन के बारे में ये बता सकते हैं कि क्या उस सॉल्यूशन में
प्रेसिपिटेशन होगा, हो रहा है या नहीं होगा। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन ये है, आप जानते हैं KIP। सबसे पहले KIP का मतलब समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन या प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन एट एनी टाइम, किसी भी समय पर, सैचुरेशन पर, उससे पहले, उसके बाद, कभी भी। अब याद रखो, सैचुरेशन पे अगर आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट आप लेते हो तो वो KSP होता है। अब मेरा सवाल सीधा सीधा सा आपसे है, अगर आयंस का प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट अगर KSP के बराबर आ रहा है तो भाई क्लियर सी बात है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है। तो याद रखो, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, दोनों बराबर आ जाएं तो समझ जाओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। पहला पॉइंट, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इस वक्त रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन सेकेंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी समझ जाओ, अगर आयोनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा आ जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, अगर कभी भी ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसके अंदर आयंस की मात्रा ज्यादा है, सैचुरेशन के बाद, सॉल्युबिलिटी के बाद अगर आप और आयंस उस लिक्विड के अंदर डालते हो तो आयंस जुड़ना शुरू हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है। इसका मतलब अगर आयनिक प्रोडक्ट या आयंस की कंसेंट्रेशन अगर सॉल्युबिलिटी से या उसके प्रोडक्ट से अगर ज्यादा होती है तो समझ जाओ उस लिक्विड के अंदर आयंस अब कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे और नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, सीधा ये कह सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट व्हेन ग्रेटर देन KSP प्रेसिपिटेशन अकर्स, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और याद रखो, इसका वाइस वर्सा, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, इसका मतलब अभी आयंस की जो मात्रा है सॉल्यूशन के अंदर वो कम है, अभी सिर्फ वो घुलेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो कंडीशन आप याद रखें, कंडीशन क्या है, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, नोट डाउन करिए। और अगर KIP अगर KSP से ज्यादा आता है तो याद रखो प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर KIP लेस देन आता है KSP से तो इसका मतलब समझ जाओ प्रेसिपिटेशन वहां पर नहीं होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। हमारे पास ए सॉल्यूशन कंटेन्स, दैट इज सॉल्यूशन के अंदर है 3 × 10⁻⁻² मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन। एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर कैल्शियम आयन है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले बेटे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन आपको दे रखी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स की फॉर्म में हो, 3 × 10⁻²। साथ के साथ आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 × 10⁻², इतने मोल्स, ये मोल्स हैं ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है पानी के अंदर, दैट इज 1 × 10⁻²। साथ के साथ आपको KSP भी गिवन है, KSP है 2.4 × 10⁻⁻⁴। अब आपसे पूछा क्या गया है, विल इट कोज प्रेसिपिटेशन। शॉर्टकट में हमने लिखा है, क्या यहां पर प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कंडीशन क्या है, प्रेसिपिटेशन होने के लिए आयनिक प्रोडक्ट निकाल लो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर कर दो, बस अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आ जाता है तो प्रेसिपिटेशन होगा, अगर स्मॉल आ जाता है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। आइए इन दोनों आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखते हैं। जब इन दोनों आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का आप प्रोडक्ट लिखेंगे, राइट,
आप लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा KIP, और IP का मतलब समझ जाओ, आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, राइट। यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। ऑल राइट, सीधा आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², 10⁻⁻², आंसर आ गया 10⁻⁻⁴। दिस इज द वैल्यू ऑफ KIP, दिस इज द वैल्यू ऑफ KIP, राइट। अब आप KIP को KSP से कंपेयर करेंगे। भैया KSP आपको गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में आप कंपेयर करेंगे, दोनों को आप कंपेयर करेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है कि जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, ये 3 है, ये 2.4 है। इसका मतलब KIP आयनिक प्रोडक्ट इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट इज़ ग्रेटर देन KSP, और आपको हमने बताया अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा आता है तो समझ जाओ प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन अकरेंस विल टेक्स प्लेस। यस, प्रेसिपिटेशन विल अकर, यस, आंसर आ गया यस, प्रेसिपिटेशन होगा। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें और ध्यान रखें। पहली बात, ए सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच ऑफ आयंस, कैल्शियम आयंस, एंड दिस मोल्स ऑफ, इतने मोल्स 1 × 10⁻⁻² मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। उन्होंने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दी है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होती तो लिखा जाता KSP, लेकिन इन्होंने ये कोई जिक्र नहीं किया कि ये जो मोल्स हैं ये किस समय पर हैं, मतलब किसी भी समय पर, एट एनी टाइम। तो एनी टाइम पर अगर आप मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं किसी भी समय पे, तो हमेशा वो जो प्रोडक्ट होता है हमेशा KIP की फॉर्म में लिखा जाता है, आयोनिक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। आशा करते हैं न्यूमेरिकल बिंदास तरीके से आपके क्लियर हो गया होगा। ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये 12th लेवल तक के न्यूमेरिकल होते हैं। अब बारी है एक ऐसे न्यूमेरिकल की जो नीट और जेईई के सिलेबस का मेन हिस्सा होता है, नोट करिए। अब बारी है एक ऐसे क्वेश्चन की जो बड़ा क्लासिकल सा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन रीड करिए। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर BaCl2 सॉल्यूशन एंड 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन, इनको आपस में मिक्स कर दिया गया। एक टेस्ट ट्यूब में BaCl2 है, एक टेस्ट ट्यूब में Na2SO4 सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं और आपसे पूछा जाता है क्या वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। साथ के साथ आपको दिया हुआ है KSP, क्लियर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट का आपको दिया हुआ है, दैट इज 10 × 10⁻⁻10, राइट। अब समझिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जब इन दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है, हम बात BaCl2 की करते हैं प्लस हम बात Na2SO4 की करते हैं। ये दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए गए तो याद रखो यहां से निकलता है 2 मोल्स ऑफ NaCl, बच्चों निकल जाएगा। शॉर्ट में आपको समझाएंगे, नीट और जेईई का बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है ये। और यहां से बनता है BaSO4, इसके PPT बनते हैं, साथ में बाहर हो जाता है 2 मोल्स ऑफ NaCl। दिस इज द थियरी। एक टेस्ट ट्यूब में BaCl2 सॉल्यूशन है, एक टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम सल्फेट है। अब इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, बनेगा बेरियम सल्फेट। अब आपसे पूछा गया क्या वो नीचे बैठेगा, प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। साधारण सी बात है, बेरियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर वो बेरियम सल्फेट के KSP के बराबर आता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से ज्यादा आ जाता है तो प्रेसिपिटेशन होगा, कम आ जाता है तो नहीं होगा।
तो आपका टारगेट क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना बेरियम आयंस की और सल्फेट आयंस की। प्यारे बच्चों, BaCl2 सॉल्यूशन आपको गिवन है। अब आप जानते हैं BaCl2 सॉल्यूशन ऐसे डिसोशिएट होता है, बेरियम आयंस कंप्लीटली डिसोशिएट होता है क्लोराइड आयन। सिमिलरली सोडियम सल्फेट डिसोशिएट होगा इस प्रकार, दैट इज 2 moles ऑफ सोडियम आयन प्लस 2 moles ऑफ सोडियम आयन प्लस 1 mole ऑफ सल्फेट आयन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अब मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं, जो मोलर कंसंट्रेशन BaCl2 की होगी वही मोलर कंसंट्रेशन बेरियम आयन की होगी। हम जानते हैं BaCl2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻³ इसका मतलब पहले वाले टेस्ट ट्यूब में बेरियम आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, दैट इज 2 × 10⁻³ ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम सल्फेट की होगी, इसका 1 मोल है तो सल्फेट आयन का भी 1 ही मोल होगा, दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन कैन बी सिंपली इक्वल्स टू, दैट इज बराबर होगी, और ये होगी 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर। ये बेटा मोलर कंसंट्रेशन गिवन है। अब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम आयन की कंसंट्रेशन ये है, दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें सल्फेट आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब दोनों का इक्वल वॉल्यूम, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां गलती मत कर देना। अब इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम, इसका 5 ml, इसका 5 ml, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V मिक्स कर दिया गया। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम अब चेंज हो जाएगा, सल्फेट आयन का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और बेरियम आयन का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले ये 5 ml में प्रेजेंट है, ये भी 5 ml में प्रेजेंट है। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो 5 ml दूसरे का भी आ गया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 10 ml, मतलब डबल हो गया। आप जानते हैं अगर वॉल्यूम डबल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। क्लियर? इसका मतलब अपॉन मिक्सिंग, ये मैं अलग से हेडिंग डालता हूं, अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स, अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम। तो याद रखो, जैसे ही आप मिक्स कर दोगे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल्स इन गिवन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज सिंपली इक्वल्स टू C इज इक्वल टू N/V। वॉल्यूम डबल करोगे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो याद रखो, मिक्स करने पर कॉन्सेंट्रेशन बेरियम आयन की हो जाएगी अपॉन मिक्सिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन विल सिंपली इक्वल्स टू, दैट इज 1 × 10⁻⁻3, क्योंकि जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 × 10⁻³ बचेगा। यहां पर भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा मिक्स होने के बाद। क्लियर है? तो अपॉन मिक्सिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन भी आधी हो जाएगी, डिवाइड इसको 2 से कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁴। अब हमें पता लग गया, जैसे ही हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, आपस में मिक्स किया, मिक्सचर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है, सल्फेट आयन की ये है। निकालो बेटा KIP, बेरियम सल्फेट का KIP निकालो, बेरियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन है बेटा। अब ये हो जाएगा 1 × 10⁻3, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं 10⁻³ 1 लिखूं या ना लिखूं, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, ये आंसर आ गया 10⁻⁻⁷, ये आ गया। दिस इज द आंसर फॉर KIP, दिस इज द आंसर फॉर KIP। आपको पता है बेरियम सल्फेट का जो KSP है, अब KSP आप देखिएगा, KSP है दैट इज फॉर बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू 10⁻⁻10। कंपेयर करेंगे अच्छे बच्चे,
KIP को और KSP को, दोनों को आप कंपेयर करिए। ये 10⁻⁻10 है, ये 10⁻⁻7 है, पावर नेगेटिव में है, जिसकी पावर कम होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं KIP इज ग्रेटर देन KSP। और आप जानते हैं अगर KIP KSP से बड़ा आता है तो याद रखिएगा यस प्रेसिपिटेशन विल अकर, यस प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेशन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये क्वेश्चन। आप इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेटर एग्जाम्पल होता है। आज आपने उन न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई करना है। जो वर्कशीट हमने न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस आपको भेजी गई है, नोट्स के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज में, वो सारे आप सॉल्व करना, और आशा करता हूँ बड़े अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे। नोट्स की जो एक्सरसाइज है उसमें आप जहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हेडिंग है वहीं पर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप देख सकते हैं, ये उनके सॉल्यूशन हैं। आशा करता हूँ पूरा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी है लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विद इन द सिलेबस। लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। प्यारे बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब हल्का सा तो नाम से ही क्लियर है, कॉमन आयन को लेकर कोई ना कोई इफेक्ट है। क्या है ये इफेक्ट, जानने की कोशिश करते हैं इसकी डेफिनेशन को। सप्रेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को और वीक बनाना कैसे? बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ले सकते हैं एसिड में लेंगे, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। इनकी खासियत ये होती है ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक ही पानी में डिसॉल्व होते हैं, बहुत कम ही आयनाइज होते हैं। दे आर आयनाइजेबल अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अब जैसे इसको पानी में डालते हैं वैसे ही ये डिसोशिएट होता है और बहुत कम होता है। NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, राइट। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, राइट। आई हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मान लो टोटल मॉलिक्यूल्स मेरे पास 1000 है या 1 मिलियन है, और उसमें से केवल 5 या 7 मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जो आयनाइज हो रहे हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूं 5 में से भी और कम आयनाइज हो, टोटल 1 मिलियन है, उसमें से केवल 5 ही टूट रहे हैं, स्मॉल एक्सटेंट तक ही टूट रहा है, 10 टूट रहे हैं, 20 टूट रहे हैं, कम टूट रहे हैं। और अगर मैं ये चाहता हूं कि ये 10 भी ना टूटे, 5 ही टूटे, 2 ही मॉलिक्यूल टूटे, 2 ही मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रोलाइट के अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटे, तो सीधा सीधा सा तरीका होता है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए जिसमें या तो अमोनियम आयन हो या हाइड्रोक्साइड आयन हो, एक कॉमन आयन होना चाहिए। मान लो मैं डालता हूं NH4Cl, NH4Cl में डालता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिंगल एरो लगेगा, ये आयोनाइज होगा अमोनियम आयन में प्लस क्लोराइड आयन में, ये आयनाइज ऐसे होगा। अब जैसे ही आप इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो Cl का तो कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन अमोनियम का रोल रहेगा। आपने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसमें आयन कॉमन है, जिसमें आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है अगर आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें कॉमन आयन होता है तो इसका जो डिसोसिएशन होता है वो और कम हो जाता है, इसका आयनाइजेशन, डिसोसिएशन और कम हो जाता है, और इस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयनाइजेशन को, डिसोसिएशन को अगर कम करना हो, पहला तरीका ये है, आप इसमें NH4Cl डाल दो या कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो जिसमें OH आयन हो, एग्जाम्पल आप NaOH डाल दो, NaOH में
OH नेगेटिव कॉमन होता है, Na का रोल तो नहीं आएगा, OH नेगेटिव का रोल आएगा। तो इसका जो आयनाइजेशन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, डिसोसिएशन होता है, ये और वीक हो जाता है। जानने की कोशिश करते हैं ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। तो लॉजिक इसका सीधा सीधा होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। हमने आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाया है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड अगर बढ़ानी हो, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड अगर बढ़ानी हो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को आप डिक्रीज कर दीजिए, कम कर दीजिए। और यदि आपको बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी हो तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दीजिए। तो यहां पर पॉइंट आता है बैकवर्ड रिएक्शन की अगर स्पीड आपको बढ़ानी है तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर दीजिए, आप इसको इंक्रीज कर दीजिए। और जैसे ही हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे ही हम NH4Cl डालते हैं, आपको पता है कि उसके अंदर कॉमन आयन है। अगर उसके अंदर कॉमन आयन है तो ये क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने बताया हुआ है, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो आप समझ जाओ क्या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हो हैविंग द कॉमन आयन, क्लियर है, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ये वाली रिएक्शन की स्पीड और बढ़ जाएगी। यानी कि अगर बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो अमाउंट है वो और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इसका मतलब NH4OH का जो आयनाइजेशन है, जो डिसोसिएशन है, वो और कम हो जाएगा। आशा करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। करें इसको नोट, प्यारी सी डेफिनेशन है, आप इसको नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं इसके एक बेस्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नाउ हेयर प्रेजेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर एंड द लास्ट न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशंस। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हम आपको करा चुके हैं। अभी तक जितनी भी सॉल्युबिलिटी हमने निकाली है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने निकाला है वो वाटर के केस में निकाला है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अभी तक आपने सॉल्युबिलिटीज कैलकुलेट की हैं, राइट। अगर AgCl की हम बात करते हैं तो AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, प्रैक्टिकली ये पाया गया है, इट हैज बीन फाउंड दैट, क्लियर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी जो AgCl की है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज, जब आपने कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻5 आती है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5, इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो AgCl का आता है वो हमेशा आता है निकल के KSP इज इक्वल टू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10। अब हम क्या करते हैं AgCl सॉल्यूशन में, नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, AgCl को पानी में लेते हैं, ये तो सॉल्युबिलिटी आती है और ये उसका KSP आता है। अब आपसे क्वेश्चन है, आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl निकालनी है और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन आपने निकालनी है। जितने भी बच्चे IIT और नीट की तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हैं इस क्वेश्चन का आगाज। आप जानते हैं AgCl डिसोशिएट होता है पानी में डलते ही, इस प्रकार Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एक्वस। अब हमने AgCl को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उस सॉल्यूशन में डाल दिया, हैविंग अ कॉमन आयन दैट इज AgNO3। अब जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिंगल एरो लगाऊंगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया, हैविंग वन कॉमन आयन एंड दिस इज सिल्वर।
जैसे ही आप इसको इसमें डालेंगे प्लस नाइट्रेट आयंस एक्वस। अब जैसे ही आप इसको इसमें डालते हैं तुरंत आपका आ जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, तुरंत आपका आ जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करते हैं, मान लो यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी है S, यहां पर सिल्वर आयन की सॉल्युबिलिटी है S। अब कॉन्सेंट्रेशन AgNO3 सॉल्यूशन की आपको दे रखी है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है दैट इज 0.1 मोलर। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना डालोगे उतना ही ज्यादा घुल जाएगा, उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 0.1 और इसकी भी सॉल्युबिलिटी होगी 0.1। अब आप याद रखो सिल्वर आयन की टोटल मात्रा हो गई कितनी? सिल्वर आयन की टोटल मात्रा हो गई ये। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें AgCl सॉल्यूशन है, अब उसमें ऊपर से AgNO3 और डाल दिया गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और डाल दिया जिसमें कॉमन आयन है। तो याद रखो अब सिल्वर आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, सिल्वर आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई है वो हो जाएगी 0.1 प्लस S, यानी कि 0.1 मोलर प्लस S, ये इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। जबकि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी एंड दिस इज इक्वल टू S, ये आपकी S ही बनी रहेगी। अब आप इसके केस में आप निकालो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, राइट बच्चों। अब यहां पर आप रखने वाले हैं 0.1, ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, 0.1 प्लस S, क्योंकि सॉल्यूशन था AgCl का, उसमें ऊपर से डल गया AgNO3, उसके पास एक कॉमन आयन है, तो जो सिल्वर आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की मात्रा तो S ही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाई S। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर सिल्वर आयन यहां एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, सिल्वर आयन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, ऊपर एक फेयरली सॉल्युबल सॉल्ट है, AgCl एक फेयरली सॉल्युबल सॉल्ट होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होती है, जो ना के बराबर टूटता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो S है यहां 2 स्मॉल होगा, अगर 0.1 से इसका कंपैरिजन करें तो S तो बहुत कम होगा, ऊपर से सिल्वर आयन की मात्रा तो बहुत कम आएगी, नीचे से बहुत ज्यादा आएगी। तो मैं यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां से S को नेग्लेक्ट कर दूंगा, आई विल नेग्लेक्ट S, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपका आएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई S इज इक्वल टू KSP। अब प्यारे लाडले KSP की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 10 रेज टू द पावर -10, 10 रेज टू द पावर -10, दिस इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई S, दिस इंप्लाइज सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9, 10 रेज टू द पावर -9। यहां पर अब जो सॉल्युबिलिटी आई है वो 10 रेज टू द पावर -9 आई है। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ इन AgNO3। ये है इसकी सॉल्युबिलिटी, ये है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन या क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब आप इसको कंपेयर करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर से, दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, ये आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर होती है 10 रेज टू द पावर -5, कल हमने जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें बता दिया था। तो अब आप दोनों की वैल्यूज को आप कंपेयर कर लें, और दोनों की वैल्यूज अगर कंपेयर करते हैं, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आप ऊपर से डालते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऊपर से डालते हैं, तो आयंस की मात्रा कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। ये 10 की पावर -9 है। पानी के अंदर जब तक कॉमन आयन नहीं डाला था तब तक सॉल्युबिलिटी थी 10 की पावर -5।
इसका मतलब पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे ही आप उसको डाल देते हैं सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक हो जाता है। बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप कर लेंगे तो आशा करते हैं नीट और जेईई का हर लेवल का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं पूरा चैप्टर हर टाइप के न्यूमेरिकल के साथ आपको बहुत अच्छे से हमने कवर अप करा दिया है। अब मेरी उम्मीद है हर एक बच्चा फेयर नोट्स बनाएगा और मंडे में तैयार हो जाएगा टेस्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।